बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तक हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का यूजिंग क्रैमर रूल। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का यूजिंग मैट्रिसेस मेथड, जिसमें हमें इन्वर्स फाइंड करके बी के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये दोनों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम में ये अक्सर आ चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एकेडमिक के एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपने इन पे मेहनत करनी है। बिल्कुल इनको इजी नहीं लेना कि बस ठीक है समझ आ गई कर लेंगे। बाकी पार्ट्स जो मैंने आपको ऐसे होम असाइनमेंट दिए हैं उनको आपने हर सूरत में प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट करना है। उन अपने जो है वो हैंड आउट्स खुद बनाने हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन पहले नंबर पे आपने खुद ट्राई करने हैं। ये बहुत अहम बात है, खुद ट्राई करें। मेरे लेक्चर को सुने, उसके क्वेश्चन मैंने जो तरीका बताया इनमें यही सेम रहेगा सब में तरीका। आप उस तरीके को पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उसके वर्किंग रूल को मेमोराइज करें और फिर खुद अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को। जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वहाँ आप यूनिक नोट से हेल्प लें, क्योंकि इस सिचुएशन में यूनिक नोट्स आपका सेकंड बेस्ट टीचर है। क्लियर स्टूडेंट? हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 3.5 एक्सरसाइज का, उसको आज हमने कंटिन्यू करना है। और स्टूडेंट, ये मैं फिर आपको बता दूँ, ये मेथड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आपने पहले इस मेथड को अच्छी तरह समझना है और फिर हम इसका क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जो एशेलॉन मेथड या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाना मैट्रिक्स की और फिर उससे हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना जो है, ये नई टेक्निक है। हायर क्लासेस में ये आप जाके मज़ीद इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे हम, और वहाँ आप ये सीखेंगे। तो ये हायर क्लासेस का काम है जो एफएससी में इंक्लूड किया गया है, एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं आपको जो है वो इसका क्वेश्चन कैसे करना है ये सिखाऊंगा। तो एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन की डेफिनेशन को समझने से पहले स्टूडेंट आपको क्या बात पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नॉन ज़ीरो रो, ज़ीरो रो, दो बातें हो गई। लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ रो, 3 बातें हो गई। चौथी, लीडिंग जीरोस ऑफ अ रो, 4 बातें हो गई। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 नॉन ज़ीरो रो क्या होती है, नंबर 2 ज़ीरो रो क्या होती है, नंबर 3 लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो किसे कहते हैं, नंबर 4 लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ अ रो किसे कहते हैं। ये चारों बातों का आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें, इनको समझें। ये कहाँ लिखी हैं बातें ये मैं बाद में बुक पे आपको हाईलाइट करवा दूँगा, अभी आपने इनको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल के तौर पे एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम, 4/5 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 4/5। 4 इसमें रोज़ हैं, 5 इसमें कॉलम है। तो इसमें एक बात क्लियर होगी कि ये जो क्वेश्चन आपके एशेलॉन फॉर्म के आएंगे, इसमें ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और जो है वो आपका दूसरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी, फॉर्म के मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं।
तो ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने ये कुछ एंट्रीज मैंने लिख ली हैं। अब मैं इनमें से ही आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आता है नॉन ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो का क्या मतलब है, यानी मैट्रिक्स को देख के हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें नॉन ज़ीरो रो कौन कौन सी हैं। क्लियर होगी बात? फिर सुन लें मेरी बात कि हम इसमें ये कैसे चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो रो कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट, नॉन ज़ीरो रो का मतलब है ऐसी रो जो ज़ीरो रो ना हो, ऐसी रो जो ज़ीरो रो ना हो। ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये नॉन ज़ीरो रो है, इसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सारे ज़ीरो नहीं है। इन शॉर्ट सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये सिंपल वर्ड्स में समझ लें। ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो ना हो, यानी सारी एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, सारी ज़ीरो ना हो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन ज़ीरो रो होगी। सारे ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो रो, सारे ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो रो, सारे ज़ीरो नहीं है तो नॉन ज़ीरो रो, सारे ज़ीरो हैं ज़ीरो रो, ये ज़ीरो रो। ज़ीरो रो कौन सी होगी? जिसमें सारी एंट्रीज ही ज़ीरो होंगी तो वो ज़ीरो रो कहलाएगी। तो फर्स्ट थ्री जो हैं वो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और जो लास्ट वन है वो ज़ीरो रो है। क्लियर हो गया? तो पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नॉन ज़ीरो रो कौन सी होती है और ज़ीरो रो कौन सी होती है। ज़ीरो रो वो होती है जिस रो की सारी एंट्री ज़ीरो, वो ज़ीरो रो, और जिस रो की सारी एंट्री ज़ीरो ना हो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद हो तो उसको हम नॉन ज़ीरो रो कहेंगे। तो फर्स्ट थ्री रोज आर नॉन ज़ीरो रो, हालांकि थर्ड रो में देखें काफ़ी ज़ीरो हैं, लेकिन ये इस एक एलिमेंट के थ्री होने की वजह से ये जो रो है वो ज़ीरो रो नहीं बनी, नॉन ज़ीरो रो बन गई। और लास्ट रो की सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो इस तरह ये ज़ीरो रो बन गई है। क्लियर स्टूडेंट? दोनों बातें होपफुली आप लोगों ने समझ ली होंगी। अब उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ रो। थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है? लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ रो। लीडिंग, लीड जो लीड कर रहा होता है, एलिमेंट यानी इनमें से कोई होगा, और रो किसी एक रो का होगा। तो ये कैसे चेक करते हैं कि लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो क्या है? तो लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो की डेफिनेशन है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री of each row is called leading entry or leading element of that row। फिर सुन लें, लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो क्या चीज़ है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ईच रो इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। अच्छा, रो को रीड करने का एक तरीका होगा, हमेशा आपने लेफ्ट से राइट की तरफ रो को पढ़ना है, इधर से नहीं पढ़ना शुरू करना, 6 5 4 ऐसे नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हुए जाना है। ये डायरेक्शन रो को रीड करने की रखनी है। 2 3 4 5 6 इस तरह रो को आपने रीड करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो डेफिनेशन कहती है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द ईच रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री और लीडिंग एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो 1, लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 इज 2। तो रो 1 का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 2 है क्योंकि वो सबसे पहले ही नॉन ज़ीरो एंट्री है। फिर लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो 2, रो 2 में आ जाए ये 0 है, ये नहीं होगा, फिर आगे चले 0 है, ये नहीं होगा, ये एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो आ गई है। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ईच रो, कि जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी वही लीडिंग एंट्री होगी। तो ये रो 2 में लीडिंग एंट्री 1 है, रो 3 में ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, जो 0 होगा आगे चले जाना है। यहाँ जाके जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री आई है, तो नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री ऑफ रो 3 इज़ 3।
तो जो 0 रो होगी उसमें लीडिंग एंट्री नहीं होगी, तो सिर्फ पहली 3 रोज के अंदर जो है वो लीडिंग एंट्रीज होंगी। जब नॉन ज़ीरो रो के अंदर लीडिंग एंट्री जो है वो होगी डेफिनेटली, और अगर 0 रो होगी तो फिर लीडिंग एंट्री का जो है एग्जिस्टेंस वो नहीं होगी, क्योंकि फिर सारे एलिमेंट ही 0 होंगे। तो होपफुली आपने थर्ड कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। नॉन ज़ीरो रो, ऐसी रो जो सारी 0 ना हो, नॉन ज़ीरो रो। 0 रो, ऐसी रो जो सारी 0 हो, जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, वो 0 रो। लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो क्या होगा कि आपने नॉन ज़ीरो रोज में ये देखना है, नॉन ज़ीरो रोज के अंदर आपने ये देखना है, जो पहली एंट्री आएगी सबसे पहले लेफ्ट से राइट की तरफ, जब आप रो को पढ़ना शुरू करेंगे तो जो सबसे पहली नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी उसी को लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो कहेंगे। तो जैसे रो 1 का सबसे पहले 2 ही आ रहा है, नॉन ज़ीरो है तो इसकी 2 हो गई, रो 2 का 1 है, रो 3 का 3 है, तो ये जो है वो लीडिंग एंट्रीज आपकी इसमें मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आता है लीडिंग ज़ीरोज़। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ अ रो। लीडिंग ज़ीरो का ताल्लुक लीडिंग एलिमेंट के साथ होगा, लीडिंग ज़ीरो का ताल्लुक लीडिंग एलिमेंट के साथ होगा। मसलन लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं? जब आप किसी रो का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे, जब आप किसी रो का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे तो लीडिंग एलिमेंट से अगर पहले कोई 0 आ रहे हैं तो दैट ज़ीरोज़ कॉल्ड लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ दैट रो। रो 1 का लीडिंग 0 2 डिसाइड हुआ था, 2 से पहले इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो लीडिंग ज़ीरोज़ इन रो 1 नील, नथिंग, कोई 0 नहीं है। रो 1 के अंदर लीडिंग ज़ीरोज़ जो है वो कोई नहीं है। लीडिंग ज़ीरोज़ फिर क्या है? लीडिंग एलिमेंट से जो पहले आएंगे 0 उनको लीडिंग 0 कहते हैं। तो रो 1 में कोई भी नहीं है। रो 2 में ये लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट से पहले 1 2 0 आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो रो 2 में लीडिंग 0 की तादाद 2 है। तो लीडिंग ज़ीरोज़ का ताल्लुक हमें उसकी तादाद से देखना है इस टॉपिक के अंदर कि कितनी तादाद है लीडिंग ज़ीरोज़ की, वो 2 है। एंड सिमिलरली रो नंबर 3 के अंदर ये तादाद 3 हो जाती है। ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री से पहले वाले 0 लेने हैं, 1 2 3, ये नहीं 0 काउंट होगा। लीडिंग एंट्री से जो पहले 0 आ रहे हैं उनको हमने काउंट करना है, वो 3 है तो वो लीडिंग 0 हो जाएंगे, वो 3 है इसके अंदर। जो 0 रो होगी उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट के साथ है। तो जो 0 रो होगी वो जस्ट 0 रो कहलाएगी, उसमें ना लीडिंग एलिमेंट होगा ना लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे। होपफुली आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि नॉन ज़ीरो रो किसको कहते हैं, 0 रो किसको कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो किसको कहते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ रो किसको कहते हैं। इन चारों बातों का अगर आपको समझ आएगी तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो होपफुली आप लोगों ने ये बातें समझ ली होंगी विद एग्ज़ाम्पल, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 121 पे आ जाएं तो 3.10 आर्टिकल है। पेज नंबर स्टूडेंट पेज नंबर 121 और आर्टिकल 3.10, उसकी जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं, फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर आपको यही बातों का जिक्र है कि लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होता है, लीडिंग एंट्री क्या होती है, नॉन ज़ीरो रो कैसे कहते हैं, 0 रो कैसे कहते हैं, उसको अंडरलाइन कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेज 121 3.10 आर्टिकल की फर्स्ट 3 लाइंस में ये जो मैंने 4 बातें बताई हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको विद 1 एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। ये अगर आपको चारों बातें पता होंगी तब आप एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर उसकी बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ स्टूडेंट। पेज 121 है, पेज नंबर
121 और आपकी डेफिनेशन है एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपने मेमोराइज करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है पेपर में। तो पेज 121 और ये एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे ही बिल्कुल हेडिंग दी हुई है। और उसके बाद वो कह रहा है एन एम बाई एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन रो एशेलॉन फॉर्म इफ के बाद 3 कंडीशंस हैं, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन। तो जो कोई मैट्रिक्स इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा वो उस मैट्रिक्स को हम एशेलॉन फॉर्म कहेंगे। यार उसने जिक्र किया है रो एशेलॉन फॉर्म, तो फॉर्म्स जो हैं वो हम एशेलॉन रो ऑपरेशंस के थ्रू भी बना सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू भी बना सकते हैं। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस किए हुए हैं कि 3 किस्म के सिर्फ काम हैं जो आप इन ऑपरेशंस में मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग रोज, ऐड सब्ट्रैक्ट आप रोज को जो है वो कर सकते हैं, या किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस जो हैं वो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस कहलाते हैं। अगर आप सिर्फ रो पे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये रो ऑपरेशंस कहलाएंगे, और अगर आप सिर्फ कॉलम पे लगाएंगे तो ये कॉलम ऑपरेशंस कहलाएंगे। तो एशेलॉन फॉर्म रोज पे ऑपरेशन लगा के बना लें या कॉलम पे ऑपरेशन लगा के बना लें, तो वो अगर कॉलम पे लगा के बनाएंगे तो वो कॉलम एशेलॉन फॉर्म कहलाएगी, अगर रोज पे लगाएंगे तो वो रो एशेलॉन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ वो पर्टिकुलरली रो का जिक्र कर रहा है। तो आप डेफिनेशन में जो बुक में जिस तरीके से लिखी हो आप एग्जाम्स में उसी पैटर्न से डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं इसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। एन एम बाई एन मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई कंडीशन नहीं है इस डेफिनेशन के लिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एन एम बाई एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन रो एशेलॉन फॉर्म इफ द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज, यानी नॉन जीरो रोज को देखना है हमने। सक्सेसिव नॉन जीरो रोज का मतलब है कि हर नेक्स्ट आने वाली रो, एक मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हैं, पहली रो उससे नेक्स्ट दूसरी रो उससे नेक्स्ट थर्ड रो, तो सक्सेसिव रोज ये इसमें 3 है। सो इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट से जो पहले जीरो आते हैं उनको क्या कहते हैं, लीडिंग जीरोज। तो वो कह रहा है कि हर नेक्स्ट रो में जो लीडिंग जीरोज की तादाद है वो प्रीवियस रो की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की। इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है, फिर सुन लें। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज, सॉरी, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज number of leading zeros is greater than number of leading zeros in next rows, in, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको लिख के दे रहा हूं, द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज इन नेक्स्ट रो इज ग्रेटर देन प्रीवियस रोज। नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज in next rows is greater than previous rows of a matrix। ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, लीडिंग एलिमेंट से पहले आने वाले जीरो की बात हो रही है। इन नेक्स्ट रोज, नेक्स्ट रो में वो ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर देन प्रीवियस रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रीवियस रो की निस्बत नेक्स्ट रो में लीडिंग जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है एशेलॉन फॉर्म की। क्लियर स्टूडेंट?
दूसरी कंडीशन क्या है, ये मैंने सिंपल वर्ड्स में यहां लिखवाई, ये कह रहा है एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रोसीड एवरी जीरो रो इफ एनी। इसकी सिंपल वर्डिंग क्या है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो आ जाती है, एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रोसीड एवरी जीरो रो, यानी जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो ऊपर होनी चाहिए और जीरो रो को एंड पे होना चाहिए। इन शॉर्ट सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, इफ एनी, अगर ऐसा कोई हो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो, अगर किसी क्वेश्चन में एशेलॉन फॉर्म बनाते वक्त ऐसा हो जाए कि जीरो रो जो आ रही है जिसकी सारी एंट्री जीरो, वो एंड पे होनी चाहिए और नॉन जीरो रो उसके ऊपर होनी चाहिए। क्लियर? तो नॉन जीरो रोज जो हैं वो अपर साइड पे होनी चाहिए, जीरो रो लोअर साइड पे होनी चाहिए, जीरो रो के नीचे कोई नॉन जीरो ना हो, जीरो रो एंड रो होनी चाहिए। अगर कोई हो अगर उस मैट्रिक्स में तो फिर ये चीज़ हो सकती है, तो फिर इस पॉइंट को आपने देखना है। नंबर थ्री कंडीशन जो है वो नेसेसरी नहीं है, अगर हो जाए तो ये बेहतर है, अगर ना भी हो तब भी वो एशेलॉन फॉर्म होगी। ये कहता है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री या लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। कहता है कि लीडिंग एंट्रीज जो आपकी हर रो की हो, नॉन जीरो रोज में जो आएंगी वो 1 होनी चाहिए एशेलॉन फॉर्म के अंदर। तो ये कंडीशन स्टूडेंट फिक्स नहीं है, ये 1 के अलावा भी होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री नॉन जीरो होती है तो नॉन जीरो हो सकती है लीडिंग एंट्री, लेकिन हमारे इस टॉपिक के अंदर, हमारे इस बुक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि लीडिंग एलिमेंट जो है वो 1 बने। नहीं अगर होगा तो हम बनाएंगे जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी होगी तो वहाँ हम लीडिंग एलिमेंट को 1 करना ज़रूरी नहीं है। उसने नीचे नोट दे दिया है, सम ऑथर डू नॉट रिक्वायर्ड द कंडीशन 3, लेकिन आपने अगर पेपर में जब डेफिनेशन ये लिखनी है तो ये तीनों कंडीशंस लिखनी है। तो जो भी मैट्रिक्स इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको हम एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन नेक्स्ट रोज इज ग्रेटर देन द प्रीवियस रोज। सेकंड कंडीशन क्या है, मैं आपको बना के दें कि अगर जीरो रो आ जाती है तो वो लास्ट पे होनी चाहिए, लास्ट पे, इसके ऊपर नॉन जीरो रोज होनी चाहिए, नॉन जीरो रोज ऊपर और जीरो रो एंड पे होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन का ये मतलब है। थर्ड कंडीशन का मतलब है कि जो लीडिंग एलिमेंट्स हर रो का है, हर नॉन जीरो रो का है, उसको हर सूरत में 1 होना चाहिए। तो ये 1 कर लेंगे तो ज़रा हमें क्वेश्चन करना आसान होगा। 1 करने के लिए, 1 करने से फ़ायदा क्या होगा कि वो जो हम रो ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट में पीछे लगाते थे कि रो 2 माइनस रो 1 करें, तो वो ऑपरेशन लगाना आसान हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है, 2 मार्क्स की है, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जाम्पल ज़रा देख लें बुक के ऊपर ही। एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है, ये जो पहले 2 मैट्रिक्स दिए हैं वो कहता है आर इन एशेलॉन फॉर्म, और जो दूसरे 2 मैट्रिक्स दिए हैं वो कहता है आर नॉट इन एशेलॉन फॉर्म। तो पहले हमने सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है। मसलन आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसकी पहली रो है 0 1 -2 4। मैं यहाँ बोर्ड पे इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके तहत हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 3 को करना है। स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल है 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0। हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या एशेलॉन फॉर्म के अंदर है या नहीं। तो डेफिनेशन ये कहती है, आपने चेक ये करना है कि ये फर्स्ट रो है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है और इसमें एक लीडिंग 0 है, लीडिंग 0 इन रो 1 वो 1 है। नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन हमारी यही थी। तो नेक्स्ट रो में 2 है, बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 1 था, इसमें लीडिंग 0 2 है। और 0 रो कहता अगर कोई आ जाए तो वो लास्ट पे होनी चाहिए, तो 0 रो इसमें आ गई और वो लास्ट पे है, तो इसका मतलब है कि ये एशेलॉन फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। लीडिंग एलिमेंट 1 है। अब लीडिंग एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि 1 और 1 के अलावा भी एक्सेप्टेबल है, तो ये मैट्रिक्स क्योंकि डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो लिहाजा ये आपका एशेलॉन मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल देख लें जिसमें वो एशेलॉन नहीं है, तो ये एशेलॉन फॉर्म है। सो एशेलॉन फॉर्म। दूसरी एग्जांपल जो है उसमें उसने दिया है 0 0 1 2 0 1 3 -1 0 0 0 0।
अब स्टूडेंट इस एग्जांपल में देखेंगे लीडिंग एलिमेंट 1 है, उससे पहले 2 लीडिंग 0 हैं, इससे नेक्स्ट रो में ज्यादा होने चाहिए थे, तो नेक्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट 1 है और उसमें लीडिंग 0 1 है, तो ये जो है वो डेफिनेशन के अगेंस्ट होगी बात कि नंबर ऑफ लीडिंग 0 इज ग्रेटर देन इन नेक्स्ट रोज इज ग्रेटर देन द प्रीवियस रोज। तो प्रीवियस रो में 2 0 थे, आगे 3 होने चाहिए थे कम से कम, तो इसमें 1 आ गया है, तो ये कंडीशन यहाँ ही पहली कंडीशन ही फेल हो गई। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट इन एशेलॉन फॉर्म, नॉट इन एशेलॉन फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन है। इसके नीचे आती है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो रिड्यूस एशेलॉन और एशेलॉन फॉर्म में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि रिड्यूस एशेलॉन की जब आपने डेफिनेशन करनी है तो एशेलॉन की ही डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज करनी है, ये 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन आपने उसमें एक और इन्वॉल्व करनी है, वो यहाँ लिखी हुई है, उसको ऐड कर लें कि एन एम बाई एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, इट इज इन रो एशेलॉन फॉर्म and if the first non-zero entry in RS lies in C, J and then all other entries are zero. In simple words, simple words क्या है कि जब आप एशेलॉन फॉर्म बना लेते हैं तो एशेलॉन फॉर्म की जो लीडिंग एंट्री है वो अपने कॉलम की अकेली नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर वाले एंट्री भी जीरो होनी चाहिए। तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होगा, दिस इज एशेलॉन फॉर्म, कोई लीडिंग 0 नहीं है, 1 हो गया, आगे वाली में 2 हो गए, कोई 0 रो नहीं थी, ठीक है। तो ये एशेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या कहती है कि जब एशेलॉन बन जाए तो उसके बाद जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो अपने कॉलम में अकेली नॉन जीरो हों, तो इसलिए ये जो 2 होगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रिड्यूस में इसको भी 0 होना पड़ेगा, ये जो लीडिंग एंट्री रो 3 की है इसके ऊपर 3 को भी 0 होना पड़ेगा, इस 3 को भी 0 होना पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स कि ये वो जो आइडेंटिटी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है ना, ये उस तरह का कुछ बनेगा। अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर तो एग्जैक्ट उस तरह का बनेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो बस उस आइडिया का कुछ बनेगा कि आपको 1 1 का डायगोनल टाइप की कोई चीज़ नज़र आ रही होगी और उसके ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे, तो उसको हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हमने मोस्टली जो है वो एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को ही ज़्यादातर डील करना है। तो स्टूडेंट ये एशेलॉन फॉर्म थी और इससे रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा इस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं कि हमें कैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एशेलॉन फॉर्म से कैसे फाइंड करते हैं। तो हम अपने इस लेक्चर में अब ये चीज़ को हम लर्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हमें बाउंड किया गया है कि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जिक्र एक यहाँ पे किया गया है। स्टूडेंट इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एशेलॉन एंड रिड्यूस एशेलॉन से आप इसको सॉल्व करें सिस्टम को। तो फर्स्ट पार्ट है, सिस्टम है x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू माइनस 1, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, 5x1 माइनस 4x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये हमें गिवन सिस्टम है और हमने इसको रिड्यूस करना है एशेलॉन फॉर्म के अंदर। तो सब स्टूडेंट आप लोगों का ध्यान बड़ा केयर इधर होना चाहिए लेक्चर की तरफ, क्योंकि ये नया मेथड है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको आप ध्यान से सीखिए। अच्छा, जब आप एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम को एशेलॉन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए, नीचे आप स्क्रिप्ट में स्मॉल b लिख देंगे। ये सिर्फ ये जाहिर करता है कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिर्फ नहीं है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा तो हम उसको सिर्फ कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा तो A के साथ एक नोटेशन स्मॉल b के साथ नॉर्मली यूज़ की जाती है, तो आप ये यूज़ कर लें। अब ये कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही लिखना है उसी तरह। तो इक्वल के जो लेफ्ट पे x1 x2 x3 जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे,
उसी सीक्वेंस में, पहली इक्वेशन के पहली रो में, दूसरी के दूसरी रो में, थर्ड के थर्ड रो में, फिर आप डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक है। इक्वल इज रिप्लेस्ड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन आपने 3 डॉट लगाने हैं पहली रो के सामने, 3 डॉट लगाने हैं दूसरी रो के सामने, और 3 डॉट लगाने हैं आपने थर्ड रो के सामने, और फिर वो जो कांस्टेंट है -1 1 1 वो भी उसमें लिख के, और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम 1। तो ये 1 सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट। तो आपका काम जब आपने एशेलॉन फॉर्म से सिस्टम को सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम है आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट, दोनों को इकट्ठा एक ही मैट्रिक्स के अंदर आपने सारी एंट्रीज को लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। होपफुली आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आ चुका होगा। आपने कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाना है, ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, डॉटेड लाइन इक्वल की जगह रिप्लेस करने हैं, और फिर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ जो है वो कांस्टेंट वो भी एंटर करना है आपने, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा स्टूडेंट, अब आपका टारगेट है इसको एशेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करना। हम एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करके इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब उसका तरीका क्या है? अब वो डेफिनेशन आपने सोचनी है। अब वो तरीका क्या होगा? डेफिनेशन यही है कि हमने क्या करना है कि हमने हर नेक्स्ट रो में 0 की तादाद बढ़ानी है प्रीवियस रो की निस्बत, ताकि एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन फुलफिल हो सके। अब उसका तरीका कैसे करना है, ये काम आपने बहुत केयरफुली स्टूडेंट इसको समझना। आपने ये कैसे काम करना है, आपने इसका तरीका क्या है, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने रो 1 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड करना है। अब लीडिंग एलिमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लीडिंग एलिमेंट क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आप रो को पढ़ें, जो सबसे पहले नॉन जीरो एंट्री आएगी उसी को लीडिंग एंट्री कहेंगे। तो वो इस क्वेश्चन में, इस जो क्वेश्चन की जो पहली रो है उसकी जो पहली एंट्री वो 1 है, और वही हमारा लीडिंग एंट्री है रो 1 का। और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो लीडिंग एंट्रीज होंगी वो 1 भी करनी है आपने, आसानी के लिए। हमारे वो ज़रूरत वो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम 1 कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। तो वो इस क्वेश्चन में बाई चांस 1 हमें मिल गया, तो ये हमने लीडिंग एलिमेंट डिसाइड कर लिया कि रो 1 में 1 है। फिर हमने ये देखना है कि रो 1 में लीडिंग 0 कितने हैं। फिर हमने क्या देखना है कि रो 1 में लीडिंग 0 कितने हैं। तो हमने देखा कि इसमें कोई लीडिंग 0 नहीं है। अब डेफिनेशन कहती है कि नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब इस रो में तो कोई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब इससे ज़्यादा में 1 भी आता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, और इससे ज़्यादा भी आते हैं। तो हमने इससे नेक्स्ट रो में अब 0 जनरेट करने हैं, अभी तो नहीं है। तो उसका तरीका क्या होगा कि वो जो रो 1 का लीडिंग एलिमेंट आपने डिसाइड कर लिया होगा, उससे जो नीचे वाला एलिमेंट है और उससे जो नीचे वाला एलिमेंट है, इनको आपने 0 करना है। इनको आपने क्या करना है? 0 खुद करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं। तो हम इस 2 को भी यहाँ से ख़त्म करेंगे, ये 2 को भी हमने ख़त्म करना है, 5 को भी ख़त्म करना है, इसकी जगह 0 आना है विद द हेल्प ऑफ रो 1। रो 1 जिसका लीडिंग एलिमेंट डिसाइड किया हुआ है, उसकी मदद से इस 2 को भी 0 करना है, इस 5 को भी 0 करना है, और ये ऑपरेशन वैसे ही यूज़ करने हैं जो हमने डिटर्मिनेंट में किए थे। तो उसी तरीके से अब इसको 0 करना है, तो ये रो 2 में आ रहा है, रो 2 लिखा जाएगा। कैसे 0 होगा? रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 होगा -2r1। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका ये 2 0 हो जाएगा। तो हम ये अप्लाई करते हैं, 1 -2 -2 -1। अब ये इक्वल नहीं रहेगा, ये इक्विवेलेंट बन जाएगा, क्योंकि ये नया मैट्रिक्स बन गया है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए इक्वल की जगह ये टिल्ड का साइन लगाना है, रो ऑपरेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो ए बी टिल्ड रो ऑपरेशन, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू ए मैट्रिक्स होगा ये पहली रो आ गई। दूसरी रो आपने ये डॉट लाइन इसे ऐसी लगा देनी है। अब ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, R2 -2 R1, ये 0 हो जाएगा।
अब इन दो एलिमेंट के ऊपर आपने ये ऑपरेशन यूज़ करना। R2 की जगह 3 है, -2 है, R1 की जगह -2 है, सो 3 + 4 7। फिर अब इन दोनों पे ही आप एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। सो 1 -2 -2, सो 1 + 4 दैट इज़ 5, यहाँ पर 5 आ गया। फिर आपने इन दो एलिमेंट पे ऑपरेट करना है। 1 -2 -1, सो 1 + 2 दैट इज़ 3, यहाँ पे 3 आ गया स्टूडेंट। क्लियर? तो इस तरह आपने नई रो 2 बन चुकी है और उसमें पहला एलिमेंट 0 हो चुका है। फिर अब आपने इस 5 को 0 करना है और मदद लेनी है रो 1 की ही, तो ऑपरेशन लगेगा रो 3 - 5R1। जो एलिमेंट होगा 5 है, तो 5 को ही आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 5 0 होगा, तो उसके लिए ये ऑपरेशन आप बनाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन अब आप इन दो एलिमेंट्स पे लगाएं। अब आपने इन दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन इसको फॉलो करना है। R3 का एलिमेंट -4 है, फिर -5 है, फिर R1 का एलिमेंट -2 है, -4 + 10 एंड दैट इज 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आपने अब इन दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करना है। पहले R3 का एलिमेंट है -3 - 5 × -2, -3 + 10 एंड दैट इज 7। क्लियर हो गया? फिर आप डॉट लाइन लगाएं और फिर अब आपने इन दो एलिमेंट पे ऑपरेट करना है। यूजिंग दिस ऑपरेशन R3 इज 1 - 5, R1 इज -1, सो 1 + 5 एंड दैट इज 6। तो स्टूडेंट ये हमने एशेलोन फॉर्म की डेफिनेशन पहली रो के लिए मुकम्मल कर ली है। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, इसमें कोई लीडिंग 0 नहीं है। नेक्स्ट रो में उससे एक ज़्यादा हो गया, तो ये हमने पहली रो हमारी एशेलोन की डेफिनेशन को फुलफिल कर चुकी है। अब हमने रो 1 का काम ख़त्म, अब रो 1 को हमने दोबारा कंसिडर नहीं करना। अब यही प्रोसीजर अब रो 2 पे आके आपने अब चेक करना है। स्टूडेंट रो 2 की पहली एंट्री नॉन ज़ीरो एंट्री, लीडिंग एंट्री वो 7 है। रो 2 की पहली एंट्री 7 है, यानी लीडिंग एंट्री कौन सी है? 7। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ये 1 हो जाए तो हमें आसानी होगी, तो हम इसको 1 करेंगे। हमने इसको क्या करना है? 1। अब 1 करने के आपके पास यहाँ दो रास्ते हैं, या तो आप 1/7 से रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, या फिर आप 7 - 6 कर दें तो इस तरह 1 हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि वो फ्रैक्शन में एलिमेंट्स जो हैं वो ना आए, हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में ना आए। तो इससे बेहतर ये है कि हमने ये 7 - 6 ऑपरेट कर लेंगे, तो हम आंसर 1 7 की जगह लाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको लिखना है रो 3 रो 2, यानी रो 2 में हम चेंज चाहते हैं, और माइनस रो 3, यानी R2 - R3 करेंगे तो इस 7 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो हमने 1 - 2 - 2 -1 0 1 0 - 0 0, 7 - 6 1, 5 - 7 -2, 3 - 6 -3। तो देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 हो चुका है। स्टूडेंट रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 हो चुका है, ये हम चाहते थे कि 1 हो जाए तो हमें आसानी मिल जाएगी। अब हमने ये देखना है कि रो 2 में लीडिंग 0 कितने हैं। तो रो 2 के अंदर लीडिंग 0 1 है, तो डेफिनेशन कहती है कि इससे नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर रो 2 में लीडिंग 0 1 है तो इससे नेक्स्ट रो में 1 से ज़्यादा होने चाहिए। वो 1 से ज़्यादा में 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, और इससे ज़्यादा एलिमेंट भी आते हैं। तो हमने अब वो जनरेट करने हैं। ये तो 0 है, 6 की जगह 0। अब जो लीडिंग एलिमेंट आप डिसाइड कर लेंगे उसके नीचे वाले एलिमेंट को ख़त्म करना होगा, उसकी जगह पे 0 आना चाहिए। अब हमारा टारगेट यहाँ 0 जनरेट करने का। अब 0 कैसे जनरेट होगा? 0 किस में लाना है? रो 3 में। किसकी मदद से आएगा? रो 2 की मदद से। रो 1 का काम खत्म है, अब उसको दोबारा नहीं देखना। अब आपने रो 2 की मदद से वहाँ 0 करना है। सो ऑपरेशन नेम इज R3 - 6 R2, कि रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऐसा करने से 0 की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। सो 1 - 2 डॉट और -1, रो 2 भी एज इट इज़ कॉपी कर देंगे।
अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगाना है। रो 3 इज 7 स्टूडेंट, रो 3 इज 7, फिर -6 और फिर रो 2 का एलिमेंट -2। तो 7 + 12, 7 + 2 इज 19, तो ये एंट्री 19 हो गई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अब आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे। 6 - 6 × -3, तो 6 + 18 एंड दैट इज 24। तो ये लास्ट एंट्री 24 आ गई स्टूडेंट। क्लियर? तो रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसमें एक 0 था, उससे नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा 0 हो गए हैं लीडिंग। तो इसका मतलब है रो 2 ने भी एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है, तो ये रो 2 का काम भी ख़त्म। अब हमने यही प्रोसीजर आगे रो 3 के ऊपर देखना है। रो 3 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड करेंगे वो, एंड दैट इज 19। अब रो 3 का लीडिंग एलिमेंट 19 है, हमने देखना है कि इससे नीचे तो नहीं कोई और रो है जहाँ 0 जनरेट करने की। अब इससे नीचे तो और कोई रो ही नहीं है, इसका मतलब है कि यही हमारी लास्ट रो है। तो अब ये 0 रो तो नहीं बनी, तो कोई बात नहीं, उसने कहा था इफ एनी, तो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट यही 19 ही रहने देंगे, इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है। 1 उस वक्त तक करते रहना है आपने जब तक नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना मकसूद हो। तो स्टूडेंट, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये एशेलॉन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। कैसे फुलफिल कर रही है मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रो 1 का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसमें कोई 0 नहीं है, लीडिंग 0 की बात हो रही है। याद रखें, लीडिंग 0 क्या होते हैं? जो लीडिंग एलिमेंट से पहले हों, बाद वालों की बात नहीं करनी। तो इसमें कोई 0 नहीं है। डेफिनेशन कहती है नेक्स्ट में इससे ज़्यादा हों, तो वो नहीं थे, तो हमने ये ऑपरेशन लगा के 0 जनरेट कर लेना है। तो ये 0 जनरेट हो गया। फिर हमने रो 1 का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने रो 2 में ये प्रोसीजर करना है। रो 2 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड किया, वो बन रहा था 7, हमने 7 को इसमें से माइनस करके उसको 1 बना लिया। जैसे ही रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, तो रो 2 में एक 0 था, हमें उससे नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा करने थे, तो उसके लिए उस लीडिंग एलिमेंट के जो नीचे वाला एलिमेंट है हमेशा उसको ही 0 करना है। ये इन सिंपल वर्ड्स कि हर लीडिंग एलिमेंट के नीचे जितने एलिमेंट आ रहे होंगे उनको ही 0 करना है, यही हमारा टारगेट है जब तक एशेलॉन फॉर्म बन नहीं जाती। तो वो हमने 1 किया। 1 के बाद हमने ये R3 - 6 R2 ऑपरेशन लगा के उसके नीचे 0 कर लिया। 0 करने के बाद तादाद यहाँ ज़्यादा हो गई प्रीवियस रो की निस्बत, यही एशेलॉन की डेफिनेशन है। और अब 19 लीडिंग एलिमेंट रो 3 का बन रहा है। अब रो 3 के नीचे और कोई रो 4 है नहीं है, तो इसलिए इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 19 ही हम अपना लीडिंग एलिमेंट रहने देंगे। तो यही स्टूडेंट हमारी एशेलॉन फॉर्म बन गई। तो हमारा टारगेट था कि फाइंड सोल्यूशन यूजिंग एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम लेना है, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए आपने हर रो को अलग अलग डिस्कस करना है। आपने रो 1 लेनी है, उसका लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, उसमें 0 की तादाद काउंट करनी है, लीडिंग 0 की तादाद। अब जैसे 1 था, इसमें बाई चांस लीडिंग 0 कोई नहीं था, तो उससे नेक्स्ट में ज़्यादा 0 करने के लिए क्या करना है आपने कि वो जो लीडिंग एलिमेंट आपने रो 1 का डिसाइड किया है, उसके नीचे जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबको 0 करना है आपने। तो उन सबको 0 करने के लिए हमें ये 2 ऑपरेशन लगाए, तो ये 0 हो गए। रो 1 का काम खत्म हो गया। फिर हमने रो 2 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड करना है, वो 7 था, हमने कोशिश करनी है उसको 1 करें ताकि उसके नीचे 0 आसानी से हो सके। अगर उसी एलिमेंट से नीचे 0 आसानी से हो सकता है तो फिर लीडिंग एलिमेंट को 1 करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने अब क्या किया कि इस 7 को इसमें से माइनस किया, तो ये 1 बन गया। 1 जैसे बना तो रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 डिसाइड हो गया। फिर रो 1 में 0 1 है, तो नेक्स्ट में इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो नेक्स्ट में ज़्यादा नहीं थे, तो हमने करने हैं। फिर तो कैसे करने हैं कि जो रो 2 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड हो चुका है उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करेंगे हम। तो 6 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ रो 2। तो ये ऑपरेशन यूज़ हो गया, तो ये 0 हो गया। 0 होने के बाद रो 2 का काम खत्म हो गया। अब रो 3 का लीडिंग एलिमेंट 19 बन गया। इसके नीचे और कोई रो नहीं है, इसलिए 19 को 19 ही रहने देंगे, इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एशेलॉन बनाते वक्त 0 रो नहीं बनी तो कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन में 0 रो नहीं बन सकती, किसी में बनेगी किसी में नहीं बनेगी। जिसमें बने उसमें 0 रो लास्ट पे होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट?
जैसे ही ये आपकी एशेलॉन फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद तरीका है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अननोन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम सबसे पहले रो 3 को यूज करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आना है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि ये जो रो 3 में पहला x1 का कोफिशिएंट होता है, दूसरा x2 का होता है, तीसरा x3 का होता है। तो हमें इस मैट्रिक्स फॉर्म को वापस वेरिएबल फॉर्म में लेके आना है इसको देख के। तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 19x3, तो रो 3 से सबसे पहले बनाया जाएगा 19x3 डॉटेड को इक्वल से रिप्लेस दोबारा कर देंगे और 24 उधर से आ जाएगा। सो x3 इज 24/19। इस तरह हमें x3 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। तो एशेलॉन मेथड में से आप अननोन x1 2 3 की वैल्यूज एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद उस मैट्रिक्स को वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में चेंज करेंगे और फिर वहां से सबसे पहले x3 की वैल्यू मिलेगी। इसलिए इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हम एंड वाली से वैल्यू पहले निकालते हैं। x3 की वैल्यू मिल गई रो 3 से, फिर रो 2 से अब हम लेंगे वैल्यू। रो 2 में x1 का कोफिशिएंट 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं। 1x2 माइनस 2x2 और 2x3 इक्वल टू -3। अब x2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको उधर लेके जाना पड़ेगा 2x3। x2 इज इक्वल टू -3 प्लस 2। x3 की वैल्यू आपने 24/19 फाइंड की हुई है। x2 इज इक्वल टू -3, ये 19 एलसीएम आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, -57 प्लस 48, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 48 माइनस 57 कर दें आप, तो 7 8 9 -9/19, ये हमें x2 की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह x3 ने हमें हेल्प की है, यहाँ हमें x3 ने जो है वो हमें हेल्प की है इस स्टेज पे कि प्रीवियस वैल्यू यूज़ करके x3 की और फिर x2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह x3 भी फाइंड हो गया, x2 भी फाइंड हो गया एंड फाइनली x1 फाइंड हेल्प करेगा जो एशेलॉन की पहली रो है। सो नाउ रो 1 हमें किस तरह हेल्प कर रही है, x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1। हमें x1 चाहिए, इनको उधर ले जाएं, 2x2 2x3 -1 वैल्यूज लगा दें। x1 इज इक्वल टू 2x2 की वैल्यू जो प्रीवियस फाइंड की हुई है -9/19 प्लस 2x3 की वैल्यू जो पहले फाइंड हुई है 24/19 -1। 19 इज योर एलसीएम, -18 प्लस 48 -19। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप ऐड वगैरह कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट। इधर एक 1 इधर कैरी कर दें तो 20 30 37 48 -37/19। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 और 3 11/19 इज द वैल्यू ऑफ x1, 11/19। तो इस तरह स्टूडेंट, सो आवर सोल्यूशन इज x1 इज 11/19, x2 इज -9/19 और x3 इज इक्वल टू स्टूडेंट 24/19। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमने ये एशेलॉन फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो थोड़े प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन है, आपने इनकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शिफ्ट करना है एशेलॉन फॉर्म के अंदर, उसी टेक्निक से कि रो 1 का लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, फिर रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 बने उसके नीचे 0, फिर 3 ही रोज़ हैं तो फिर ये यहाँ तक ही होगा, और अगर 0 रो बनेगी तो वो लास्ट पे होनी चाहिए। सो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म जब बन जाएगी
तो सोल्यूशन निकालने के लिए रो 3 से स्टार्ट करना है। x1 0 है, x2 0 है, 19x3 इज इक्वल टू 24, 19 से डिवाइड कर देंगे तो x3 की वैल्यू 24/19 आ जाएगी। फिर रो 2 लेंगे, x1 की जगह 0 है, x2 माइनस 2x3, x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3, x3 को उधर ले जाएं, x3 की वैल्यू जो प्रीवियस फाइंड की होगी वो यूज़ करें, एलसीएम लें, x2 की वैल्यू आ गई। फिर रो 1 को वापस x1 2 3 में शिफ्ट करें पहले, फिर वहाँ से x1 की वैल्यू लेनी है तो x2 x3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, और x2 और x3 की वैल्यू जो प्रीवियस आपने फाइंड कर ली होंगी वो यहाँ यूज़ करें टेकिंग एलसीएम और उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो x1 x2 x3 तीनों वैल्यूज़ जब आपके पास आ चुकी हैं तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन फाइंड हो गया है। सोल्यूशन जब फाइंड हो जाए तो वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन 3.5 के इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्रैमर रूल भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन भी कर दिया है, मैंने मैट्रिसेस मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन भी कर दिया, और मैंने नंबर 3 पे एशेलॉन मेथड भी कर दिया है, उसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया, उसका क्वेश्चन भी कर दिया है। तो लेंथी है ज़रा ये, इसलिए आपको इस पर टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, यूनिक नोट से हेल्प लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।